नमस्कार। मैं डॉक्टर रमन निवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने आज मियासिस यानी अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण लेकर के आपके सामने पूरे अर्धसूत्री विभाजन का आज चौथा चरण आपके सामने। बात हमारी आप समझ गए होंगे, मियासिस का चौथा चरण, लेकिन मियोसिस के दूसरे पार्ट को आज, जिसमें हमने आपको बताया कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो दो प्रवस्थाओं में पूरा होता है। एक को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरे को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में 5 प्रवस्थाएं थी, जिसको क्रमशः प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर उसके बाद 5वीं साइटोकाइनेसिस। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन प्रवस्था दो, उसको भी हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस 2। आज उसी प्रवस्था में दूसरी प्रवस्था आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें मियोसिस पार्ट 2, और उसमें 2 प्रवस्थाएं आज हम आपको पढ़ा देंगे, जिसमें प्रोफेज और मेटाफेज होगी। ये प्रोफेज और मेटाफेज पार्ट 2 कहलाएगी। यह पूरी प्रक्रिया जो कोशिका विभाजन की है, इसमें से मैथमेटिकल इक्वेशंस ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए आप सतर्कता से पूरे थ्योरेटिकल सेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में जल्दी आएगा। एक आउटलाइन जानकारी हम आपको दे दें कि जब हमने प्रोफेज शुरू किया था, जब शुरुआत की थी, तब उसका चित्र आप देखिए, ये प्रोफेज था। मेटाफेज में पहुंचे थे तो क्रोमोसोम बीच में आए थे। एनाफेज में पहुंचे थे तो सिस्टर क्रोमैटिड्स या जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे वो एनाफेज में ऊपर की तरफ गतिमान हो गए थे और टीलोफेज में सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो गए और इस तरह की रचना बनी। और इस तरह की रचना फिर प्रोफेज सेकंड में चली गई और प्रोफेज सेकंड में फिर वही प्रक्रिया, होमोलॉगस क्रोमोसोम, और इस तरह से 4 सिस्टर कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। क्योंकि यदि मियोसिस की अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम फेज के अंत तक पहुंचते हैं तो सिर्फ 2 कोशिकाएं बनती हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के अंतिम में 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो ये जो चित्र आपको पहले पेज पर दिख रहा है, ये 4 कोशिकाओं को बनाता हुआ दिख रहा है। ये चित्र आपके दिमाग पर रहे, तब आगे एक महत्वपूर्ण बात जो हम आज आपको बताने वाले हैं, वो नीट के लिए भी, स्टेट पीएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए, पीएनएसटी के लिए आवश्यक है। खासकर यूपीएससी के जो बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं या पीएससी के बच्चे जो आंसर राइटिंग के सेशन में जा रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है। एक सवाल यूपीएससी में, पीएनएसटी में पूछा गया, जो हम आगे उसका उत्तर लिख करके आपको समझाएंगे। नीट वाले बच्चे या पीएनएसटी वाले बच्चे या 12th वाले बच्चे उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन देखें। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, ये आपका काम है। तो आइए सेशन पर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, उस सवाल को आपके सामने रखते हैं। सवाल था, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? अर्धसूत्री विभाजन को पीएससी ने आंसर राइटिंग पर पूछा, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, इस पर 300 शब्द लिखे। अब यदि ऐसा सवाल आता है तो कैसे आपको उसका उत्तर देना है, कैसे आपको लिखना है, ये हमने लिखा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में लिख करके उसको हमने समझाने की कोशिश की। हिंदी आपके सामने। पहले हम चाहते हैं कि पहले आपको अंग्रेजी में इसको समझा दें, फिर हिंदी बाद में समझाएं। आइए अंग्रेजी में। जनन यानी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स।
such as two cells fuse together with their genetic material to develop a zygote. This is a special structure that is diploid in nature called zygote. If germ cell which gives rise to gametes also maintains their ploidy during division like somatic cells, the zygote will have an accumulation of chromosome in its nucleus. Very important point. The point number 1, the point number 2, the point number 3, and the point number 4. The point number 3 is the accumulation will keep on increasing with every subsequent generation. Meiosis offers a very smart solution to this problem as it reduces the number of chromosomes in the gametes to half of their parent germ cell. Moreover, prophase first of meiosis allow recombination of homologous chromosomes. अब आइए इसी पर हिंदी लिखा, बिल्कुल अंग्रेजी का हिंदी करते हुए हमने हिंदी में भी लिखा। जानवरों में प्रजनन, जानवरों का मतलब है आप भी हम भी, या जीवों में जो प्रजनन है वो युग्मकों के संलयन के माध्यम से होता है। आप जानते हो कि युग्मक कहां से बनते हैं। उदाहरण अपना लेकर के चलो, मेल है तो स्पर्म बनाया, शुक्राणु बनाया, और फीमेल है तो ओवम बनाया। स्पर्म और ओवम का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। अंग्रेजी में इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो जानवरों में जो प्रजनन होता है वही गैमेट्स का निर्माण, और फिर गैमेट्स बनने के बाद उन दोनों का आपस में फ्यूजन या संलयन, यही तो जनन है, यही तो प्रजनन है। यानी हमने आगे लिखा, यानी दो कोशिकाएं अपनी आनुवांशिक सामग्री के साथ जब आपस में मिल जाती हैं, दो कोशिकाएं मिल रही हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल अलग है, इसका जेनेटिक मटेरियल अलग है। जब दोनों का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलता है तो बच्चों याद रखना जाइगोट का विकास होता है। ये था हमारा पहला। दूसरे पॉइंट में लिखा, यदि जर्म सेल यानी जहां से स्पर्म अथवा ओवा का निर्माण होता है, ऐसी कोशिका जर्म सेल या जर्म मदर सेल कहलाती है। यदि जर्म सेल जो गैमीट्स को जन्म देती है, ये यहां नहीं कह रहे हैं कि स्पर्म बना रही कि ओवा, वो स्पर्म भी बना सकती है और ओवा भी बना सकती है, जो दैहिक कोशिकाओं की तरह विभाजन के दौरान। अब दैहिक कोशिका क्या होती है, सोमैटिक सेल क्या होती है, सोमैटिक सेल का कई वीडियो में डिस्कशन हम कर चुके हैं। जैसे उंगली, जब बच्चा छोटा होता है तो उंगली छोटी, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है ये लंबाई जो है बढ़ती जाती है। जैसे कोई बच्चा छोटा है तो उसकी साइज छोटी है, और जब बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हुआ तो लंबाई बढ़ गई। तो यहां पर जो कोशिकाओं का विभाजन हुआ, ये जो कोशिकाएं थी जो लंबाई को बढ़ा गई, ये कहलाती है दैहिक कोशिकाएं। अंग्रेजी में इसको सोमैटिक सेल कहते हैं। अब ध्यान से पढ़िए दूसरा पॉइंट, यदि जर्म सेल जो युग्मकों को जन्म देती है, दैहिक कोशिकाओं के तरह विभाजन करती है और प्लॉइडी यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की कंडीशन यानी डिप्लॉइड कंडीशन बना करके रखती है। कोशिकाएं विभाजन तो करती हैं पर संख्या गुणसूत्र का फिक्स रखती हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए दो क्रोमोसोम चले थे और दो इधर मेल से आ गए, दो फीमेल से आ गए, और चार बन जाए तो परिणाम जो है टेट्राप्लॉइडी हो जाएगा। हमें टेट्राप्लॉइडी नहीं चाहिए, हमें मनुष्य का मनुष्य ही चाहिए, लेकिन भिन्नता चाहिए, वेरिएशन चाहिए, गुणों में कुछ अंतर चाहिए, संरचना एक जैसी चाहिए, मनुष्य ही चाहिए। उसी बात को लिखा, यदि जर्म सेल जो युग्मकों को जन्म देती है,
दैहिक कोशिकाओं के द्वारा विभाजन करें और यदि अर्धसूत्री विभाजन ना हो, यदि मियोसिस ना हो, तो वो प्लॉइडी, वो जाइगोट का बनना संभव नहीं होगा और कोई नई चीज बन जाएगी। मनुष्य के अलावा कोई नई चीज बन जाएगी, कुत्ता बन जाएगा। तो जाइगोट के नाभिक में गुणसूत्रों का संचय होगा। यह संचय हर अगली पीढ़ी के साथ बढ़ता रहेगा। क्रोमोसोम की संख्या 4, यानी मान लीजिए मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और 46 गुणसूत्र यदि मेल से भी आ गए, 46 गुणसूत्र यदि फीमेल से आ गए, तो क्या यह उचित होगा? आप कहोगे साहब ये तो उचित नहीं होगा, और जब अगली संतान बनेगी तो 46 धन 46 बन जाएगी और हमें बनाना 46 ही है। तो 46 बनाने के लिए क्या जरूरी होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और यह महत्व है अर्धसूत्री विभाजन। यही हमने लिखा दूसरे पॉइंट। आइए तीसरे पॉइंट को देखिए, अर्धसूत्री विभाजन। इस समस्या का, जो हमारी समस्या थी कि मनुष्य से घोड़ा ना पैदा हो जाए, या मनुष्य से राक्षस ना बन जाए, या मनुष्य से कोई और जानवर ना बन जाए, या क्रोमोसोम की संख्या में अचानक कोई बेमेल परिवर्तन ना हो जाए, इस समस्या का निदान भी मियोसिस के पास है। इस समस्या का निदान भी अर्धसूत्री विभाजन के पास है। हमने लिखा अर्धसूत्री विभाजन इस समस्या का एक बहुत ही स्मार्ट समाधान देता है, क्योंकि यह युग्मकों के गुणसूत्रों को उनके मूल जनन कोशिकाओं को आधा कर देता है। कि चलो यदि हम तुम्हारी संख्या को आधा कर देंगे तो आधा तो उधार लोगे, और आधा आधा दोनों तरफ से मिलोगे तो 2 गुना हो जाएगा। संख्या फिक्स रखोगे, आप कहीं से भी जनन की प्रक्रिया पूरी करो, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या 2x से ज्यादा नहीं होने देंगे, और यह अर्धसूत्री विभाजन का बहुत बड़ा महत्व। जोड़ी भी बनाओगे, दोस्ती भी करोगे, तो अपने बराबर वालों से करोगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम से करोगे। ये भी है किसमें? अर्धसूत्री विभाजन के महत्व। चौथा, एक पुनर्संयोजन युग्मकों की आनुवंशिक संरचना में भिन्नता लाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह भिन्नता केवल यौन प्रजनन के माध्यम से विकास की कुंजी रखती है। अब देखिए, यदि मेल से कुछ आया और फीमेल से कुछ आया, जब दोनों मिलेंगे तो जो पहले कैलकुलेशन मेल का हो अथवा फीमेल का हो, तो जो संतान बनेगी वो मेल और फीमेल को मिलाकर बनेगी ना। ये हो सकता है कि उसका चेहरा या तो मां को पड़ जाए या बाप को पड़ जाए, पर करेक्ट मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। ध्यान रखना, एग्जैक्ट फोटोकॉपी बन जाए मां की या एग्जैक्ट फोटोकॉपी पिता की बन जाए, ये कभी संभव नहीं है। चेहरा मिल सकता है, शारीरिक संरचना मिल सकती है, गुण मिल सकता है, लेकिन करेक्ट फोटोकॉपी कभी नहीं मिलेगी। यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, और थोड़ा बहुत किसी भी जीव में परिवर्तन होना बच्चों, ये विभिन्नता की मूल परिभाषा है। यहीं से वेरिएशन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकृति में भिन्नता होना बहुत जरूरी है, लेकिन मूल गुण वही रहे, ये भी जरूरी है। यदि अर्धसूत्री विभाजन ना होता तो मूल गुण परिवर्तित हो जाता, भिन्नता इतनी भयानक हो जाती कि फिर एक दूसरे को पहचानते नहीं। ये बहुत जरूरी है। ये 4 पॉइंट आंसर राइटिंग के लिए, 12th के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए, पीएचडी सभी के लिए 4 पॉइंट बहुत जरूरी हैं। इनका नोट्स बनाना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी से इसको पढ़ लें, जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं वो अंग्रेजी से इसको पढ़। अब आइए असली मुद्दे पर आपको ले चलते हैं कि जो अर्धसूत्री विभाजन की दूसरी अवस्था है, यानी सेकंड फेज में भी हमने बताया है कि वहां पर 5 प्रवस्थाएं होंगी। 5 प्रवस्थाओं में पहली प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। लेकिन ध्यान रखना, प्रोफेज सेकंड ये कहलाएगी, मेटाफेज सेकंड ये कहलाएगी, एनाफेज सेकंड कहलाएगी,
टीलोफेज सेकंड कहलाएगी, और एक लास्ट में होती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें से एक मूल कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाएगा। तो यहां भी 5 स्टेप होंगे। अब इस प्रोफेज में क्या होगा, एक मूल बात याद कर लीजिए, कई बार आप प्रोफेज पढ़ चुके। यहां पर जो प्रोफेज होगा उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे और 4 हैप्लॉइड गैमीट का निर्माण। कल के वीडियो के अंतिम चित्र को ध्यान से देखिए। अंतिम चित्र कल हमने ये वाला बनाया, याद आया? कल के वीडियो का अंतिम चित्र, या ये कह ले मियोसिस थर्ड पार्ट का अंतिम चित्र। अंतिम चित्र में हमने ये क्रोमैटिड्स बनाए। ये क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड हुए, जो एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। ऐसे इनमें होमोलॉगस क्रोमोसोम बन जाते हैं, ये नियम है। तो इसका होमोलॉगस ये दोस्ती किया, ऐसे इसका ये बन गया। अब ये यहां पर क्या होगा कि जैसे प्रोफेज की अवस्था में पहुंचेगा, तो हमने क्या लिख दिया प्रोफेज सेकंड में कि सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड एंड प्रोड्यूसिंग 4 हैप्लॉइड गैमीट। ये सिस्टर क्रोमैटिड ये अलग हो गए, एक कोशिका पर ध्यान देना, ये अलग हो गया नीला, ये नीला अलग हो गया, तो कितने हुए? 2। ऐसे इसका नीला, ये वाला नीला और ये वाला ये लाइट ब्लू है, ये वाले नीले को देखिए, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो कितनी कोशिकाएं बनी? 2। दोनों कोशिकाएं कैसी बनी, डिप्लॉइड की हैप्लॉइड? तो आप बताओगे हैप्लॉइड बनी। तो यहां पर 2 अलग, यहां पर 2 अलग। अब ये अलग क्यों नहीं? क्योंकि ये तो इसके बाद इसके होमोलॉगस है, तो यहां पर कोई विभाजन नहीं, सिर्फ इसका विभाजन हो रहा है। कल इस पर हमने डिस्कशन खूब किया है कि देखने में तो ये पूरे के पूरे ग्रुप दिखाई देंगे, जोड़े 2 दिखाई देंगे, लेकिन होते एक एक है। कल का वीडियो अच्छे गंभीरता से देखना, लास्ट का वीडियो स्पष्ट रूप से देखना, तो बात समझ में आएगी। यहाँ का ये कोशिका अलग होगी सिस्टर क्रोमैटिड, ये कोश 2 बनाएगी, और ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगे तो 2 बनाएंगे। ये पड़ोसी जो होता है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम का गुण है ये अपनी फोटोकॉपी तुरंत तैयार करता है, वो किया है। यहां पर भी देखिए प्रोफेज सेकंड में ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। जब सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं तो ये सिस्टर क्रोमैटिड एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला आएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और वही प्रक्रिया होगी मेटाफेज। प्रक्रिया वही रहेगी, आधारभूत प्रक्रिया। क्या होता है मेटाफेज में? जो बटने वाली सिस्टर क्रोमैटिड के खींचने वाली तारक रश्मियां होती हैं, तारक केंद्र बनने के बाद जो तारक रश्मियां होती हैं, वो जब क्रोमोसोम को खींचती हैं तो मेटाफेज की अवस्था में मध्यमान स्थिति पर लाकर के खड़ा कर देती है। देख लो, खड़ा हो गया। अब ये जब एनाफेज में पहुंचेगा तो ये देख लो सिस्टर क्रोमैटिड अकेला दिख रहा है, ध्यान से देख लेना, अकेला दिख रहा ना, ये अकेला दिख रहा ना, ये अकेला दिख रहा ना, ये अकेला दिख रहा। तो इस सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो पोल्स पर अकेले अकेले जाएंगे। परिणाम क्या होगा? यहां से 2 कोशिका, यहां से एक कोशिका, यहां से एक कोशिका, यहां से एक कोशिका, इस तरह से अंतिम रूप से 4 कोशिकाएं बनी। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ प्रोफेज और मेटाफेज तक ही रखेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि मियोसिस सेकंड की प्रोफेज बताइए, जरा गंभीर पढ़ाई है, गंभीरता से इसको समझना। यदि मियोसिस सेकंड की प्रोफेज में क्या होता है, तो ये देखो हमने लिखा, जैसा लिखा वो आपके सामने। इट इमीडिएटली सेट्स आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, वहां पर साइटोकाइनेसिस हो गई। ये देखो यहां लिखा है ना साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस माने साइटोप्लाज्म का विभाजन हो गया। किसमें? मियोसिस फर्स्ट के टीलोफेज में। हमने लिखा था ना लास्ट में साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद उसी बात को, इट इमीडिएटली सेट्स अप आफ्टर द साइटोकाइनेसिस व्हेन द डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। डॉटर सेल बनी, कितनी बनी?
दो बनी। द क्रोमोसोम बिगिन टू कंडेंस। अब फिर से वो जो क्रोमोसोम थे फिर से कंडेंस हो रहे हैं, किस प्रवस्था में? प्रोफेज सेकंड में, बाय द डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब साइटोकाइनेसिस हो गई तो नाभिक की झिल्ली बनी होगी। नाभिक की झिल्ली जब बनी होगी तो जो सिस्टर क्रोमैटिड थे अब फिर से एक दूसरे के पास कंडेंस होना शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही, इसमें बहुत कम टाइम होता है बच्चों, ये देखने में, परीक्षण करने में यदि आप सतर्क रहे तो तुरंत देख पाएंगे, यह सतर्कता घटी तो यह घटना निकल जाएगी। तुरंत के तुरंत होता है। एक बार नाभिक की झिल्ली बनी, दो सिस्टर सेल्स बन गई और तुरंत जैसे ही प्रोफेज सेकंड शुरू हुआ फिर से नाभिक केंद्र में आना शुरू कर दिए और नाभिक की झिल्ली गायब होना शुरू हो गई। हमने लिखा accompanied by the dissolution of nuclear membrane and the disappearance of Golgi apparatus and endoplasmic reticulum। ऐसी प्रवस्था में गाल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी गोल हो जाते हैं। इस बात को अंडरलाइन कर लेना। और यह सवाल पीएनएसटी और नीट दोनों में पूछा गया। क्या प्रोफेज के सेकंड अवस्था में गाल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विलुप्त हो जाते हैं? जवाब देना हाँ। फिर से एक बार अंग्रेजी को पढ़ो। It's immediately set off after the cytokinesis when the daughter cells are formed. The chromosome began to condense, accompanied by the dissolution of the nuclear membrane and the disappearance of the Golgi apparatus and endoplasmic reticulum। वही प्रक्रिया प्रोफेज सेकंड में हो रही है जैसे प्रोफेज फर्स्ट में हुई थी। ये देखो, ये सिस्टर क्रोमैटिड ने फिर वही फोटोकॉपी बना लिया, तुरंत वही स्थिति हुई और यहां पर टुकड़े टुकड़े हो गए। किसके? न्यूक्लियर इनवेलप के या नाभिक की झिल्ली के। स्पिंडल का निर्माण शुरू। ये देखो, स्पिंडल का निर्माण भी शुरू। क्यों? क्योंकि अब खिंचाई होगी इनकी, क्योंकि 2 से 4 कोशिकाएं बननी है। प्रोफेज सेकंड में यह साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। जब सिस्टर सेल्स बनती हैं तो नाभिकीय झिल्ली के विघटन और गाल्गी तंत्र तथा ईआर कॉम्प्लेक्स के गायब होने के साथ गुणसूत्र संगठित होने लगते। फिर से हिंदी पढ़ लो। साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद होगी। कौन सी अवस्था होगी? प्रोफेज सेकंड होगी। आप चाहो तो इसको टू द पॉइंट लिख लो, दिमाग में बैठा लो। किसके बाद होगी? साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद कि सेकंड के बाद? आपका जवाब आएगा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद शुरू हो गई, जहां सिस्टर सेल बनी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी, गाल्गी apparatus जो था, वो गायब हो गया। क्रोमोसोम जो थे वो कंडेंस हो गए, चिपक गए, एक दूसरे से पकड़ में आ गए। अब देखिए, प्रोफेज की अवस्था हो गई। आज 2 ही प्रवस्थाएं आपको पढ़ानी है, प्रोफेज और मेटाफेज। आयो मेटाफेज का आप जानते हो, आप हमारे सामने लाइव होते तो तुरंत खड़े होकर बता देते। अब तो साहब मेटाफेज का टाइम आ गया, तो गुणसूत्र जो होंगे या सिस्टर सेल्स जो होंगी या सिस्टर क्रोमोसोम जो होंगे वो मध्यमान स्थिति में चले जाएंगे। कितना सरल बात थी ये देखो। मेटाफेज सेकंड में द क्रोमोसोम्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रियोल पोल्स, समझ रहे हो, एट द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड through the microtubule. They also get the align at the equator to form the metaphase plate। जो चीज मेटाफेज में होती है वही चीज यहां होती है। फिर से कोशिका के विभाजन की वो सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन बच्चों बहुत कम समय में होती है। तुरंत तुरंत इसका ऑब्जर्वेशन करना होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड अब बंटने की प्रक्रिया की ओर बढ़ चले। अब यहां पर देखिए, ये सिस्टर क्रोमैटिड तारक रश्मियों में फंस गए। तारक केंद्र पहले से तैयार हैं और इनको खींच करके अभी कहां लाते हैं? इक्वेटर पर लाते हैं, यानी मध्यमान स्थिति पर लाते हैं। ला दिया साहब, ला दिया, लिख भी दिया है इसमें। क्रोमोसोम साइन अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल। फिर ये बना स्पेंडल फाइबर अटैच टू द
सेंट्रोमियर। अब एक शब्द काइनेटोकोर वाला है, इसके पहले वाले वीडियो में काइनेटोकोर पर विस्तार से हमने चित्र बना बना करके समझाया है, पहले का वीडियो देखिए। काइनेटोकोर क्या है, सेंट्रियोल क्या है, तारक रश्मियां फंसती कहां है और इनको फंसाने वाली ट्यूब क्या कहलाती हैं, ये सारे के सारे बिंदु ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिखा कि मेटाफेज सेकंड गुणसूत्र सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर पर सेंट्रियोल के ध्रुवों से जुड़े होते हैं। फिर से पढ़िए, गुणसूत्र सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से यानी माइक्रोट्यूब्यूल के माध्यम से सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर पर सेंट्रियोल के पोल्स से जुड़े होते हैं और वे मेटाफेज की जो प्लेट है, जो सेंटर की प्लेट है, बनाने के लिए भूमध्य रेखा पर संरेखित हो जाते हैं, यानी सेंटर पॉइंट पर आकर के आपको दिखाई देंगे। तो ये होता है मेटाफेज सेकंड। अब मेटाफेज सेकंड में जब इसका आप नोट्स बनाइए तो सारी की सारी मेटाफेज, इसके बाद जब नोट्स बनाना शुरू करिए तो उसका भी मेटाफेज लाइए, जिसका मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज लाइए। क्या वहां हमने लिखा है, क्या यहां लिखा है, दोनों की तुलना कर लीजिए और देख लीजिए कौन सा ऑब्जेक्टिव इनके बीच में बनता है। उस ऑब्जेक्टिव को पकड़ लीजिए। नीट में कहीं से भी सवाल आएगा, पीएनएसटी में कहीं से भी सवाल आएगा, यूपीएससी में कहीं भी सवाल आएगा। आप करो। मान लीजिए जो पीएससी वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे हम कहते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेटाफेज सेकंड, लिख लोगे? बोलो। यदि आप मेटाफेज सेकंड पर आपसे कह दिया जाए साहब 20 शब्द लिखिए तो आप लिख लोगे बड़े आराम से। जो अंग्रेजी वाले बच्चे जुड़ते हैं वो भी लिख लेंगे कि द क्रोमोसोम आर कनेक्टेड टू द सेंट्रियोल पोल्स एट द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड through the microtubule. They also get the align at the equator to form the metaphase. तो ये मेटाफेज की अवस्था, इस मेटाफेज की अवस्था को या तुलनात्मक आप जैसा हमने बनाया है उसी तरह से आप तुलनात्मक इसको पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। सारी मेटाफेज की व्यवस्था को जब देखोगे तो सब कुछ हमने लिखा कि सिमिलर टू मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन या सोमैटिक डिवीजन की जो माइटोसिस होती है वो मेटाफेज सेकंड के मेटाफेज से बिल्कुल समान। Centriole use spindle fiber to line up the chromosome in the middle at the metaphase. यहां भी वही हो रहा है। स्पिंडल, ये तारक केंद्र बनते हैं, तारक केंद्र से जो रेखाएं निकलती हैं, जो धागे जैसी निकलती हैं, वो तारक रश्मियां कहलाती हैं। तारक रश्मियां एक विशेष रचना से जाकर के क्रोमोसोम की या सिस्टर क्रोमैटिड की कौन सी वो विशेष सेल है जिससे जाकर के फंसती है, सेंट्रियोल से फंसती हैं कि काइनेटोकोर से फंसती हैं? यहां पर भी आप जवाब दोगे साहब काइनेटोकोर से फंसती हैं। मान लीजिए ऑप्शन में काइनेटोकोर नहीं है, सेंट्रियोल है, तब आप सेंट्रियोल का जवाब दीजिएगा और खींच खांच करके देखो, ये खींचेगी इधर, ये खींचेगी इधर, ये खींचेगी इधर, ये खींचेगी इधर, तो कुल मिलाकर के इस कोशिका के अंदर कितने क्रोमैटिड्स बनेंगे, कितने गुणसूत्र बनेंगे? आप देखोगे तो 4। और जैसे ही ये 4 बन जाएंगे तो वहां पर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, यानी अभी 4 बनने में एनाफेज हो जाएगा, टीलोफेज हो जाएगा और तब साइटोकाइनेसिस आएगी। तो जो अगला वीडियो हम लाएंगे वो एनाफेज और टीलोफेज के साथ होगा। बस एक सेशन और होगा इस पर, और एक सेशन के बाद करीब करीब 50 सवाल हमारे तैयार हैं, जिन 50 सवालों का ऑब्जेक्टिव हम आपसे करवाएंगे। इसलिए सारे जितने सेशन हो रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन को, उनको गंभीरता से पढ़ें। बच्चों, आज के सेशन के लिए मियोसिस पार्ट 4 में बस इतना ही। फिर होती है हमारी आपकी मुलाकात एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड और साइटोकाइनेसिस के साथ। बच्चों, तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार।